सोचिए, एक जज ने आज ही एक हिस्टोरिकल जजमेंट सुनाया और कुछ महीनों बाद वही व्यक्ति पार्लियामेंट के राज्यसभा में बैठा है या किसी स्टेट का गवर्नर बन गया हो। तो क्या आप मानेंगे कि वो जज बिल्कुल न्यूट्रल था? हम कहते हैं डेमोक्रेसी 3 पिलर्स पे टिकती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और जब बाकी 2 पिलर्स हिलाए जाते हैं, लोग न्याय के लिए सिर्फ जुडिशरी की तरफ देखते हैं। लेकिन अगर जुडिशरी भी पॉलिटिकल हो जाए, अगर कुछ सुप्रीम कोर्ट जजेस पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी के MP रहे हो या उनका एलिवेशन ही पॉलिटिकल कनेक्शन से हुआ हो या रिटायरमेंट के बाद सरकार उन्हें रिवॉर्ड दे, तो इम्पार्शियल जस्टिस का क्या होगा? और ऐसे में हमारे मन में एक और सवाल उठता है कि इन सब के मुद्दे पर लॉ क्यों साइलेंट है? क्यों जजेस के रिटायरमेंट के बाद एक प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है, ये स्टेट करते हुए कि उन्हें पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन करना चाहिए? इन्हीं सब के साथ आज हम उन सुप्रीम कोर्ट जजेस की बात करेंगे जिन्हें पॉलिटिक्स ने टच किया, कुछ से पहले कुछ के बाद, और पूछेंगे कि जुडिशरी का पॉलिटिकल होना क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या एक पैटर्न, और इस मामले में लॉ क्या कहता है, सब कुछ इस वीडियो में हम देखेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जस्टिस रंजन गोगोई का केस सबसे रीसेंट और कंट्रोवर्शियल है। अयोध्या और NRC जैसे सेंसिटिव डिसीजंस के कुछ ही महीनों बाद उनका राज्यसभा नॉमिनेशन आया तो पब्लिक ट्रस्ट बुरी तरह से हिल गया था। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। जस्टिस P सदाशिवम CJI थे 2013 से 14 तक। रिटायर होने के तुरंत बाद केरला के गवर्नर बने पहले ऐसे CJI जो पॉलिटिकल पोस्ट पे गए। जिसके बाद बारी आती है जस्टिस बहारुल इस्लाम की। पहले कांग्रेस MP थे, फिर सुप्रीम कोर्ट जज बने और फिर कांग्रेस CM को क्लीन चिट दी एक रिवॉल्विंग डोर जैसे पॉलिटिकल जुडिशियल जर्नी में। इसमें जस्टिस रंगनाथ मिश्रा का भी नाम आता है। 1984 राइट्स इंक्वायरी लीड की, जिसमें कांग्रेस को लार्जली क्लीन चिट मिली। बाद में कांग्रेस के राज्यसभा MP बने। अब सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट्स की बात करें तो जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय का नाम भी सबसे ऊपर आता है। कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे। 2024 में टेन्योर खत्म होने से पहले ही रिजाइन किया। TMC रिक्रूटमेंट स्कैम केसेस ने बोल्ड रूलिंग्स दी। फिर कुछ ही हफ्तों में बीजेपी ज्वाइन करके लोकसभा इलेक्शंस लड़ी। जस्टिस कृष्णा अय्यर के सुब्बाराव, मुर्ताजा फजल अली, ये सभी या तो पहले पॉलिटिकल थे या उन्होंने कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकली लोडेड जजमेंट्स दिए। इन सभी केसेस में पैटर्न दिखाई देता है, या तो जजेस पहले से पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आए या रिटायरमेंट के तुरंत बाद रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट के अंदर किसी पद पर चढ़ गए। ये सिर्फ इंडिविजुअल बायस का सवाल नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी का इशू बन चुका है। जब न्याय के बाद तुरंत कुर्सी मिले तो सवाल उठते हैं कि क्या जजमेंट सच में न्यूट्रल था या कोई साइलेंट समझौता हुआ था। जुडिशरी के इतने क्रूशियल रोल के बाद भी उनके फ्यूचर रोल्स पे कोई कानूनी गाइडलाइंस नहीं है, ना ड्यूरेशन का रूल ना रिस्ट्रिक्शन का, सिर्फ साइलेंस। लॉ कमीशंस एंड एथिक्स गाइडलाइंस में अभी तक इस बारे में क्या चर्चा हुई है? तो 14th लॉ कमीशन रिपोर्ट 1958 ने कहा कि सिर्फ रेयर केसेस में पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट्स देने की सलाह दी गई थी। 230th रिपोर्ट 2009 में 2 से 5 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड रिकमेंड किया गया था ताकि फ्यूचर रिवॉर्ड्स का प्रेशर जजमेंट को अफेक्ट ना करे। बैंगलोर प्रिंसिपल्स इंटरनेशनल जजेस को पॉलिटिकल एक्टिविटी और बायस से बचने की सलाह देते हैं, लेकिन इंडिया में ये प्रिंसिपल्स बाइंडिंग नहीं है। तो ये साफ है कि एथिकल स्टैंडर्ड्स भी कहते हैं जज का काम सिर्फ न्याय देने का नहीं बल्कि न्याय का दर्शन भी बनना होता है। पर सोचने वाली बात यह है कि जब इतने सारे रिपोर्ट्स और एथिकल कोड्स ये कह रहे हैं कि जजेस को पॉलिटिकल या एग्जीक्यूटिव कुर्सी से दूर रहना चाहिए, तो क्या इंडियन लीगल सिस्टम ने इन वार्निंग्स का कोई एक्शन लिया है? जवाब है नो। हमारे देश में एक भी ऐसा लॉ नहीं है जो ये रोकता हो कि एक रिटायर्ड जज तुरंत पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एक्सेप्ट ना करे। ना कॉन्स्टिट्यूशन में ना किसी स्टैट्यूट में, सब कुछ मॉरल एक्सपेक्टेशंस के भरोसे छोड़ा गया है। यानी कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट ऑन पोस्ट रिटायरमेंट रिस्ट्रिक्शंस फॉर जजेस। सिंपल लैंग्वेज में, देयर इज नो लीगल बार ऑन जजेस बिकमिंग गवर्नर्स, बीइंग नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा, हेडिंग गवर्नमेंट कमीशंस, ट्रिब्यूनल्स और एडवाइजरी बॉडीज। ओनली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस आर कॉन्स्टिट्यूशनली बार्ड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग लॉ बिफोर एनी कोर्ट दे सर्व्ड इट, बट दैट्स अबाउट इट। अब अगर हम थोड़ा गहराई से देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में क्या कहना है, तो आर्टिकल 124 सबसेक्शन 7 आता है। ये कहता है कि एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज किसी भी कोर्ट या अथॉरिटी के सामने प्रैक्टिस नहीं कर सकता। इसका मकसद है जुडिशियल इम्पार्शियलिटी को प्रोटेक्ट करना, ताकि रिटायर्ड जज किसी पार्टी या गवर्नमेंट के फेवर में अपीयर ना करे। लेकिन ये सिर्फ लीगल प्रैक्टिस पे रोक लगाता है, ना कि उनके राज्यसभा, गवर्नर या कमीशन का चेयरमैन बनने से रोका जाता है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 128। CJI प्रेसिडेंट की परमिशन से किसी रिटायर्ड जज को वापस सुप्रीम कोर्ट में बिठा सकते हैं
अगर वो क्वालिफाई करता हो। इस प्रोविजन का मतलब ये है कि रिटायर्ड जज का यूज जुडिशरी के लिए दोबारा हो सकता है, ना कि पॉलिटिक्स के लिए। आर्टिकल 220 हाई कोर्ट जजेस भी रिटायरमेंट के बाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या किसी और हाई कोर्ट के सामने ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी और अथॉरिटी के सामने नहीं। ये एक और एथिकल फायरवॉल है, लेकिन अगेन ये सिर्फ लीगल प्रैक्टिस तक सीमित है। अब रिलेटेड केस लॉ की बात करते हैं। बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021 की। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डिसमिस की थी, जिस पर डिमांड की गई थी कि रिटायर्ड जजेस के लिए 2 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड मैंडेटरी होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि उनका जुरिस्डिक्शन नहीं है और ऐसा रूल बनाना पार्लियामेंट का काम है, ना कि जुडिशरी का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट्स नीड रेगुलेशन थ्रू अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन। यानी खुद कोर्ट भी मानती है कि लॉ बनाना जरूरी है ताकि पब्लिक ट्रस्ट बनी रहे और फ्यूचर में जुडिशियल न्यूट्रलिटी पर सवाल न उठाए जाए। जब एक जज कंट्रोवर्शियल केस सुनता है और रिटायरमेंट के कुछ महीने बाद राज्यसभा या गवर्नर बन जाता है, तो लोगों के मन में डाउट उठता है कि क्या ये न्याय था या फ्यूचर रिवॉर्ड के प्रेशर में लिखा गया जजमेंट। दैट्स व्हाई मेनी हैव कॉल्ड फॉर अ कूलिंग ऑफ पीरियड, अ गैप ऑफ 2 to 5 years बिफोर अ रिटायर्ड जज कैन एक्सेप्ट एनी पॉलिटिकल और एग्जीक्यूटिव पोस्ट। अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन उठता है कि व्हाई कूलिंग ऑफ पीरियड मेक्स सेंस। पहला तो पॉइंट है पब्लिक ट्रस्ट का, जजमेंट्स लूज क्रेडिबिलिटी इफ दे आर फॉलोड बाय गवर्नमेंट रिवॉर्ड्स। दूसरा है जुडिशियल इंडिपेंडेंस का, सिटिंग जजेस माइट होल्ड बैक फ्रॉम स्ट्रॉन्ग डिसीजंस इफ दे आर आइंग पोस्ट रिटायरमेंट पोस्ट। तीसरा है लॉ कमीशन सपोर्ट। द 230th लॉ कमीशन रिपोर्ट रिकमेंडेड अ क्लियर कूलिंग ऑफ पीरियड टू अवॉइड बायस इवन इफ इट्स जस्ट परसीव्ड बायस। हालांकि इसका कुछ लोग अपोज भी करते हैं, तो उसका क्या रीजन है? एज फैक्टर। जजेस retire early 60 to 65, a long cooling off period could waste experience. Definition problem. What counts as a political post? MP, commission head, university vice chancellor, where's the like? तीसरा है chilling effect. Some argue it might discourage genuine public service after retirement. ये सिर्फ कुछ अलग अलग इंसिडेंट्स नहीं है। पोस्ट रिटायरमेंट पॉलिटिकल या एग्जीक्यूटिव पोस्टिंग्स का ट्रेंड अब पैटर्न बन चुका है और डेटा इस बात को कंफर्म करता है। 2010 से 2020 के बीच कम से कम 7 सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जजेस ने रिटायरमेंट के 1 साल के अंदर ही पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एक्सेप्ट की है। इनमें राज्यसभा नॉमिनेशंस, गवर्नर पोस्टिंग्स और NHRC जैसे कमीशन शामिल है। 2000 के बाद से जितने भी ऐसे अपॉइंटमेंट्स हुए, उनमें से 30% जजेस ने अपने टेन्योर में जिस सरकार का केस सुनाया, उसी सरकार से बाद में पोस्ट भी पाई। ये सिर्फ कोइंसिडेंस लगता है या क्विड प्रो को? पब्लिक सेंटिमेंट भी इसी तरह इशारा करती है। 2019 के लोकनीति CSDS सर्वे के हिसाब से 67% लोग मानते हैं कि रिटायर्ड जजेस के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड जरूरी होना चाहिए। जुडिशरी की इमेज इंडिपेंडेंट होने की है, लेकिन लोगों के दिमाग में शैडो है, क्या जजमेंट सच में निर्दोष था या फ्यूचर कुर्सी की प्लानिंग थी? जब एक सुप्रीम कोर्ट जज रिटायरमेंट के तुरंत बाद राज्यसभा में बैठे या किसी सरकारी कुर्सी पर बैठ जाए, तो आम आदमी के दिमाग में एक ही सवाल आता है, क्या उसका न्याय सच में न्यूट्रल था या उसका फ्यूचर प्री डिटरमाइंड था? तो सवाल अब ये भी है कि आर वी बिल्डिंग अ जुडिशरी दैट प्रोटेक्ट्स डेमोक्रेसी और वन दैट क्वाइटली मर्जेस विद द एस्टैब्लिशमेंट? Let us know in the comment section. Hello law lovers and justice seekers. Welcome to Law Chakra. हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही exclusive. Introducing Law Chakra Prime Membership, जो आपको देगा exclusive access like never before. बनिए Law Chakra की Prime Member और unlock कीजिए full potential of legal knowledge. अभी ज्वाइन कीजिए.